ऑफिशियल तौर पे देखो, इंडिया के स्कूल करिकुलम में वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने की बात सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आई थी, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना सुनो कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की है, इसने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करा था कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए और स्कूल एजुकेशन के करिकुलम का, स्कूल एजुकेशन के सिलेबस का इसको पार्ट बनाना चाहिए ताकि वैल्यू एजुकेशन इंडिया के अंदर बच्चों के बीच में प्रमोट हो। अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में वैल्यू एजुकेशन को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई थी, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। उन रीजंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। राइटर बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब से 21st सेंचुरी में जो एडवांस तौर पर डेवलपमेंट हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। लेकिन इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए एक ह्यूमैनिटी को एक बहुत भारी कॉस्ट चुकानी पड़ी है। ये लाइफस्टाइल जो हमारी चेंज हुई है, जो ट्रेमेंडस, जिसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आए हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, ये फ्री में नहीं आए हैं। इसके लिए हमें एक बहुत भारी कॉस्ट चुकानी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूज़। हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो खोना स्टार्ट हो गई हैं। अब आप स्क्रीन पे इस एग्जांपल को देखो। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर इंडिया एज ए सोसाइटी की आप बात करो, लर्निंग को एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू माना जाता था। ठीक है, अगर आपका बच्चा छोटा बच्चा है, वो बहुत कुछ जानता है अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, वो अच्छी अच्छी पोएम्स अगर रिसाइट कर लेता है, कहानियाँ अगर वो बता लेता है, जो मैथोलॉजीज़ है, रामायण महाभारत, इनके बारे में अगर वो कुछ जानता है, तो ऐसे बच्चे को ये माना जाता था कि हाँ, इसको अच्छी वैल्यूज़ दी गई हैं, इस बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज़ हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो मानी जाती थी, उनका डायरेक्शन और उनका डायमेंशन चेंज हो गया है। आज जो किसी का कोई बच्चा है, वो फ़ोन में बिना किसी की हेल्प के कोई सॉन्ग्स चला ले, यूट्यूब खोल ले, वीडियोस चला ले, फ़ोटोज़ देख ले, तो इन सब एक्टिविटीज़ में बच्चा अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसे ज़्यादा प्रेज़ करा जाता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो कुछ जानता हो। मतलब ट्रेडिशनल टाइम पे लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी एज अ वैल्यू। लेकिन आज के टाइम में आपका बच्चा मोबाइल कितनी अच्छी तरीके से चला लेता है, वो टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से यूज़ कर लेता है, ठीक है, वो सॉन्ग्स कितने अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी चला लेता है अपना फेवरेट बिना किसी की हेल्प के। इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगी है हमारी सोसाइटी। तो एक तरीके से ये हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू का डिक्लाइन है कि लर्निंग को कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ये जो गलत आस्पेक्ट हैं टेक्नोलॉजी के कि बच्चों के हाथ में शुरू से ही फ़ोन नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस ऐसी जो वैल्यूज़ है जो नेगेटिव हो सकती हैं, जो डिटेरियोरेटिंग हो सकती हैं एक बच्चे के साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, ऐसी वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है। जब हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लॉस्ट होने लग गई हैं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या होता है? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कुछ बिलीव्स, मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग बात है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लॉस होने के लिए, वो फैमिली के कंटेक्स्ट में देखी जाती हैं वो वैल्यूज़। मतलब जब हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हमारी लॉस्ट होने लगी हैं, तो हम ज़्यादातर हमारा लेना देना इसी बात से होता है कि जो पुरानी फैमिली वैल्यूज़ हैं, अब आज की जनरेशन उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। जैसे रिलीजन, अब आजकल के बच्चे रिलीजन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप नॉर्मल सी बात ले लो, जैसे पहले लोग रामायण वगैरह जैसे देखते थे तो छोटे बच्चों को बहुत कुछ पता होता था, लेकिन आज के बच्चों को गॉड एंड गॉडेसेस के कंसेप्ट के बारे में या अपनी जो मैथोलॉजिकल बुक्स हैं, जो एज अ रिलीजन, जिस भी आप रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, हमें पता होनी चाहिए अगर हम उस रिलीजन से हैं। तो आजकल के बच्चों को रिलीजन में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम लोग वो बात करें कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमें डेविएट कर दिया है। जो डेली लाइफ में पहले जो वैल्यूज़ होती थी, जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब उन वैल्यूज़ की डायरेक्शन और डायमेंशन चेंज हो गई है। ऐसी मैरिज इंडियन सोसाइटी में शुरू से ही
अरेंज मैरिज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी मॉडर्निटी के चलते लव मैरिज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, और लव मैरिज में भी देखो जो मतलब देखो डाइवोर्स रेट तो किसी भी मैरिज में हो सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स रेट के चलते अगर लव मैरिज में डाइवोर्स हो जाए तो सेकंड मैरिज करना भी कोई बुरी बात नहीं रह गई है हमारी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, या कोई मतलब कोई एक तरीके से अगर कोई डाइवोर्स ही हो और वो फिर से अगर कोई शादी कर रहा है तो ये कोई अब बड़ी बात नहीं रह गई है इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो ये भी एक तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का लॉस्ट होने वाली बात है। फिर कम्युनिकेशन, जो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, फूड स्टाइल्स हैं, हैबिट्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, वो खोती चली जा रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इंट्रैक्शन हम लोग पहले के ज़माने में करते थे अपने रिलेटिव्स के साथ और टाइम स्पेंड करते थे फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो भी खोता हुआ चला जा रहा है। अब फैमिली मेम्बर जैसे मान लो डिनर की टेबल पे 4 लोग हैं ABCD, ये डिनर की टेबल पे बैठे तो हैं लेकिन साथ होकर भी साथ नहीं है। क्यों? बिकॉज सब लोग अपना फ़ोन या तो यूज़ कर रहे हैं या टीवी में खोए हुए हैं, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन लोगों का कम है। इसी इंटरेक्शन कम होने की वजह से जो लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो लोग साथ होकर भी साथ नहीं होते हैं। अकेलापन लोगों की लाइफ में बहुत है, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो ख़राब होने लगी है लोगों की, स्पेशली बच्चों की। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक समझाता हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एक तरीके से जो चाइल्ड में जो कुछ कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए थी उस कोर वैल्यूज़ को इरोड करने का काम करा है। बच्चे जो आजकल के हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं क्योंकि जैसे हमारा टॉपिक यही है कि वैल्यूज़ का लॉस्ट होना, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनकी इंपॉर्टेंस का कम होना। अब ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल जो बच्चे हैं वो लर्निंग को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग के कंपैरिजन में, बुक्स के कंपैरिजन में उनके पास कुछ ऐसे डिजिटल डिवाइसेस हैं, आईपैड्स, फ़ोन, और उन्हीं फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, PUBG, ठीक है, इतना कुछ एंटरटेनमेंट का स्टफ़ अवेलेबल है कि पेज पे लिखा हुआ कोई टेक्स्ट जो उनका फ्यूचर बना सकता है वो उनको हद से ज़्यादा बोरिंग लगता है। पढ़ाई लिखाई का जो जितना इंटरेस्ट पहले के ज़माने में होता था बच्चों का, अब उतना नहीं रह गया है। अब क्योंकि मजबूरी में पढ़ना पड़ता है बहुत सारे बच्चों को, तो उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आते हैं। कैसे भी करके उनको ये लगता है जल्द से जल्द ये टॉपिक ख़त्म हो और मैं जाऊँ और मैं अपने फ़ोन पे टाइम स्पेंड करूँ, ये तो मम्मी ने मेरे को बिठा दिया है पढ़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, ऐसा बच्चा जब पूरे साल पढ़ता नहीं है और लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम पास आते हैं और सिलेबस पूरा उस बच्चे का रह जाता है, तो बच्चे रश में ख़त्म करने के लिए उस सिलेबस को स्ट्रेस के फेस में चले जाते हैं। ठीक है, एंड वहीं से एक साइकिल उनकी शुरू हो जाती है कि लाइफ में हर चीज़ का स्ट्रेस उनको जो उस एज में नहीं आना चाहिए वो कन्फ्रंट करने लगे। अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? साफ साफ टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है। फ़ोन अगर उन्होंने यूज़ नहीं करा होता पूरे साल, चलो फ़ोन अगर है भी तो फ़ोन कोई ख़राब बात तो नहीं है, लेकिन सोसाइटी की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बता दी जाती है, उसके यूजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसको यूज़ कैसे करना है हमें, वो गाइडलाइंस हमें सोसाइटी नहीं बताती है। फिर जब आप पूरे साल टेक्नोलॉजी में उलझे रहते हो और जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो स्टडीज़ में या जो भी आपके करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, तो ये तो जितने भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे को खुद एक बार बताओ, बीइंग एन IAS एस्पिरेंट या UPSC एस्पिरेंट या किसी के भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे साल अगर हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम सोचें कि लास्ट में आके जब हमारे एग्ज़ाम पास आएंगे तब हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे रश में, तो वो सिलेबस ना कभी ख़त्म हो पाएगा। फिर अटैम्प्ट का जो फेलियर है, जब अटैम्प्ट आपकी ख़राब हो जाएगी तो बड़े महीनों तक फिर उसका स्ट्रेस भी नहीं जाता, लेकिन और फिर हम कहते हैं कि एग्ज़ाम टफ है। इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ हमारा जो टेम्प्रेरी प्लेजर मोमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लोग टेम्प्रेरी प्लेजर को अवॉइड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ से। ठीक है, कि बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, बात हर एक एज ग्रुप की रह गई है। और इसी चीज़ का फ़ायदा
दूसरे लोग उठा लेते हैं जिनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, वापस अगर इस एग्जांपल पे आए और अगर आप इस इमेज को देखो, बच्चे क्या है, फिर रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती है, थोड़ा सा फेलियर आया नहीं, फिर उसे टैकल नहीं कर पाते हैं, और यहीं से बचपन से एक सुसाइडल टेंडेंसी फिर बच्चों के अंदर क्रिएट हो सकती है। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस जा सकती है कि एक फ़ोन यूज़ करना आपको डिप्रेशन लेवल में जाने से लेकर एक सुसाइड करने तक पे मजबूर कर सकता है। क्योंकि फ़ोन में लगे रहने से आजकल के बच्चे अपने एल्डर से, घर वालों से, कि दोस्तों के साथ भी इवन जब वो होते हैं तो वो फ़ोन ही यूज़ करते रहते हैं, तो वो अपने बड़ों से, अपने घर वालों से बात नहीं करते। रियल लाइफ जो इश्यूज़ जो चल रहे होते हैं वो कन्फ्रंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको खुद भी रियलाइजमेंट नहीं है। पूरा का पूरा जो अटेंशन है या इंटरनल फीलिंग्स हैं वो तो डाइवर्टेड है फ़ोन की तरफ, तो एनर्जी तो पूरी सारी वहीं कंज्यूम हो गई। अब बात तो पर्सन तब करे ना किसी और से जब वो अपने बारे में जाने। तो एक तरीके से आजकल के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लॉस्ट ह्यूमन बींग्स हो चुके हैं, अपने आप से खो चुके हैं, रियलिटी में नहीं रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में नहीं रहते हैं। फ्यूचर का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और पास्ट दिमाग से जाता नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम में जो रह नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, उन्होंने खुद कहा था प्रेजेंट टाइम में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी भर मरते दम तक सफ़र करते रहोगे। फिर मान लो जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो और कोई गेम आप खेल रहे हो जिसपे वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, जैसे पबजी। पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब जहाँ तक मैंने दूसरों को देखा है, छोटे बच्चों को, पबजी की वजह से एक एग्रेशन ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों के अंदर इंस्टॉल होता चला जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें पेशेंस, सब्र, जिसको एक ट्रेडिशनल वैल्यू माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बच्चों को पोलाइट होना चाहिए। गुस्सा बच्चों के लिए तो बना ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आजकल के बच्चे फ्रस्ट्रेट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। बहुत कम एज में वो एंगर के विक्टिम बनते चले जा रहे हैं। अगेन होता क्या है, देखो, एक ये साइकिल बनती चली जाती है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो इस साइकिल को अनटर्न करना, रिवर्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए या किसी भी और पर्सन के लिए, या खुद उस पर्सन के लिए भी। पर्सन फिर अपनी आदतों का विक्टिम बन जाता है। और बाद में देखो होता क्या है, सोसाइटी में दूसरों के साथ एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना किसी एक पर्सन के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पास्ट में आपकी हैबिट्स की वजह से हो सकता है कोई और पर्सन आपकी हैबिट्स को टॉलरेट ना करे, लेकिन आप अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते हो। तो एक टेक्नोलॉजी देख रहे हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। उसके बाद राइटर बोलते हैं पीस, शांति, जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल वैल्यू माना जाता है हर एक सोसाइटी के अंदर। टेक्नोलॉजी की वजह से पीस एज अ वैल्यू भी डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बनाने लगी हैं बहुत सारे नेशंस। तो इस केस में टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इरोड करने का काम करा है। कैसे? जिस सोसाइटी में पीस होना चाहिए था, आज उसी सोसाइटी और उसी एनवायरनमेंट में वेरियस जो कम्युनिटीज़ हैं और नेशंस जो हैं वो आपस में रेस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ओवरऑल जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है और पीस एज अ ट्रेडिशनल वैल्यू इरोड होती चली जा रही है। ठीक है, अब अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इतने सारे जो ख़तरनाक जो वेपन्स होते हैं तो वो नहीं बनते, ठीक है, और जो वेरियस नेशंस हैं उनके बीच में एक रेस नहीं होती कि कौन ज़्यादा पावरफुल वेपन बना सकता है, कौन ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल बना सकता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सकता है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे हैं किसी भी कंट्री के बीच में कि आप अगर आपका नेशन अगर छोटा है पावर में, उसका पावर स्टेटस अगर इतना बड़ा नहीं है वर्ल्ड में, तो वो नेशन हमेशा इनसिक्योर फील करता रहेगा अगर उसकी नेबरिंग कंट्री के पास कुछ मॉडर्न वेपन है जिसकी वजह से उसकी पीस जो है उस पर थ्रेट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद राइटर बोलते हैं और किस तरीके की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ खोती चली जा रही हैं सोसाइटी में। जैसे पहले, ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि पहले एल्डर्स की बात, अगर एल्डर्स कोई बात आपको समझा रहे हैं तो आराम से उसको सुनना एक वैल्यू माना जाता था, एक अच्छी बात मानी जाती थी, गुड वैल्यू जो हर एक सोसाइटी में
एक रिस्पेक्टफुल वैल्यू मानी जाती थी। लेकिन आज हम लोग या तो एल्डर्स की बात सुनते नहीं हैं या बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ओपिनियन पूरी तरीके से ठीक है और उनका जो ओपिनियन है एल्डर्स का, हमारे पेरेंट्स का, वो हमारे ऊपर उनका ओपिनियन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो जनरेशन गैप है वो और ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। हम लोग कुछ भी, हमारे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलती से कुछ हमें सिखाना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि उसे कुछ भी सुनना समझना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यूथ के द्वारा। तो प्रेजेंट जनरेशन आप एक तरीके से कह सकते हो कि इग्नोरेंट हो गई है एल्डर्स को लेकर, और ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेडिशनल वैल्यू है जो लॉस्ट होने लगी है। मतलब एक ये बहुत रेड सिग्नल है कि गलत बात है, मतलब सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि इस तरीके की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का लॉस्ट होना अच्छी बात नहीं है, कि आप एल्डर्स की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हो और उनको हर तरीके से इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि राइटर का मानना ऐसा है, जो लास्ट पॉइंट प्रेजेंट करा जाता है हमारे इनसाइट्स के टेक्स्ट के अंदर, उसमें ये बोला जाता है वैल्यू सिस्टम को स्कूल लेवल पे सिखाने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जो प्रेजेंट जनरेशन है फ्यूचर में जाके वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रियलिटी को उनको फेस करना पड़ेगा, और आजकल की जनरेशन जो है वो रियलिटी से भागती है। तो फ्यूचर में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी और उनके पास जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा उस प्रॉब्लम को टैकल करने का, तो हो सकता है उनका फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाएं जहाँ पर उनके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना रह जाए। ठीक है, क्यों एक्सपीरियंस क्यों नहीं है उनके पास? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में कभी किसी एल्डर की बात सुनी नहीं, हमेशा एल्डर्स को अपने इग्नोर करा, पेरेंट्स के ओपिनियन को एक तरीके से ऐसा माना कि वो समझाने से ज़्यादा अपनी बात थोप रहे हैं। तो ये जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरियस यूथ के जनरेशन की इन द 21st सेंचुरी, जिसको मोर और लेस टेक्नोलॉजी ने ही बर्थ दिया है इन प्रॉब्लम्स को। यूथ के ऐसे एटीट्यूड के लिए टेक्नोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा माना जाता है। तो हमें वैल्यूज़ इनकलकेट करनी पड़ेगी यूथ के अंदर, और सबसे अच्छी जगह अकॉर्डिंग टू राइटर स्कूल एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट एनवायरनमेंट टू इनकलकेट वैल्यू एजुकेशन अमंग्स चिल्ड्रन। क्योंकि देखो वैल्यू एजुकेशन से होता क्या है, हमें सही और गलत की पहचान पता चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बारी फिर से मैं अगर आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेके एक दूसरी डायमेंशन प्रेजेंट करूँगा एक नए एग्जांपल के साथ। तो इसमें जैसे मान लो कि सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। छोटे बच्चे को आपने फ़ोन दे दिया, आप बहुत खुश हो रहे हो कि मेरा बच्चा फ़ोन चलाना जानता है, मेरा बच्चा अपने आप जो वीडियोस प्ले कर लेता है, गाना सेलेक्ट कर लेता है, मूवीज़ देख लेता है। लेकिन मान लो आजकल के टाइम में इतने फास्ट नेट फैसिलिटीज़ और इतने फास्ट जो मोबाइल फ़ोन्स हमारे हाथ में होते हैं, आपने छोटे बच्चे को दे दिया, और इंटरनेट पे हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडल्ट साइट है और आपके बच्चे ने उसको एक्सेस कर लिया। अब हर पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर चीज़ सीखने के लिए एक सही टाइम होता है जिसमें आपको वो चीज़ कन्फ्रंट करनी चाहिए। लेकिन टाइम से पहले अगर वो चीज़ आप जान लो तो साइकोलॉजिकली ये कितना हार्म कर सकती है उस पर्सन को, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं होता। फिर वो उस बच्चे को हो सकता है उस एडल्ट कंटेंट के बारे में, वो बहुत छोटा, उसको नहीं पता होना चाहिए था, लेकिन उसके दिमाग के साथ वो वाली चीज़ खिलवाड़ कर देगी। और आपको पता होगा कि हम हमेशा ह्यूमन लाइफ में एक नेगेटिविटी बायसनेस की तरफ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ करो ये किसी पर्सन का फ़ोन है जो यार सामने दिख रहा है, उस पर्सन ने आपको इंस्ट्रक्ट करा है यार इस पर्टिकुलर फोल्डर को मत खोलना, इसमें मेरी पर्सनल पिक्चर्स हैं। अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है, यार इसने मना करा तो ज़रूर यार मैं एक बारी खोल कर तो देखूंगा यार, मतलब इसमें है क्या। तो हमारा हमेशा जो टेंडेंसी होती है वो नेगेटिविटी बायसनेस की तरफ होती है। सोशल मीडिया को ब्लैंकली यूज़ करना विदाउट वैल्यूज़, ठीक है, ये हमारे अगेंस्ट वर्क कर सकता है। हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी ख़राब है, मेंटल वेलबींग के लिए ख़राब है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी ख़राब है। ठीक है, क्योंकि
अब आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। फिर आप उसको, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत सारा कंटेंट आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड का जो एब्जॉर्ब किया हुआ कंटेंट होता है वो आपके बिहेवियर में ही रिफ्लेक्ट होता है। दिन रात अगर आप एग्रेसिव मूवीज़ देखते रहोगे, ठीक है, एग्रेसिव गेम्स खेलते रहोगे जिसमें वायलेंस को प्रमोट करा जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है एक दिन आपका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाएगा। अब आप छोटे बच्चों को देखो कि उनके जो माइंड होता है उसमें कम कंटेंट फीड होता है, लेकिन शुरू से अगर वो मोबाइल को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जिसमें एग्रेशन को प्रमोट करा जा रहा है, वायलेंस को प्रमोट करा जा रहा है, या किसी भी और चीज़ को प्रमोट करा जा रहा है, जैसे बच्चे ने एडल्ट साइड को एक्सेस कर लिया, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज, बहुत ज़्यादा मेंटल हार्म उस बच्चे को कर सकता है। जैसे अभी रिसेंट केस क्या हुआ था दिल्ली में या मतलब इंडिया में, अब मुझे ये नहीं पता कि दिल्ली की एग्जैक्ट बात है कि नहीं है, इंस्टाग्राम पे कुछ यूथ ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे वो लोग लड़कियों से जुड़े मैसेजेस को, उनकी पिक्चर्स को और उनकी वीडियोस को वो शेयर करते थे। तो ये केस का नाम था बॉयज़ लॉकर रूम केस, ठीक है। बॉयज़ लॉकर रूम इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें शायद से ये लोग चैटिंग करते थे और गंदे कमेंट्स पास करे जाते थे, गंदी फ़ोटोज़ शेयर करी जाती थी लड़कियों की, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो गर्ल्स हैं उनको ह्यूमिलेट करा जाता था। इस ग्रुप में बॉयज़ ने ग्रुप बनाया था, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये केस का खुलासा हुआ, रिवील हुआ जब ये केस, और दिल्ली पुलिस के पास जब ये केस गया, तो बहुत सारे जो यूथ थे, अब उनको सोचो ज़रा कितना ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कई बच्चे उसमें सुसाइड भी कमिट कर लें। अब यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी? यहाँ पर कमी थी वैल्यूज़ की। शुरू में जब आपको फ़ोन दिया गया था या जब आप सोशल मीडिया ऐप्स जब चला रहे थे, उन्होंने तो आपको रैंडमली पकड़ा दी सोशल मीडिया ऐप, इंस्टाग्राम की तरह, इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आपको कोई गाइडलाइन बताता कि आपको किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करनी है, उस पर कौन सा कंटेंट आपको एक्सेस करना है, कौन से कंटेंट का पार्ट आपको नहीं बनना है, तो आपकी वैल्यू शायद से आप होल्ड करके रख सकते थे। लेकिन ऐसे केस में ये 11-12 के स्टूडेंट से जस्ट इमेजिन करके देखो, ठीक है। और अभी से अगर ऐसा ये थिंकिंग पैटर्न होगा तो आगे जाके जो विमेन के खिलाफ जो हैरेसमेंट होती है, ठीक है, या जो थिंकिंग पैटर्न जिस तरीके से विमेन को लेकर एक बनता है कि विमेन एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, के जैसे विमेन को जिस तरीके से एक समझने की, एक सोचने की जो सोच होती है, जो गंदी सोच होती है सोसाइटी में, जिसकी वजह से क्राइम जो होता है वो विमेन के अगेंस्ट बढ़ता है सोसाइटी में, वो इन्हीं सारे केसेस की वजह से बढ़ता है। ऐसे केस, आप एक चीज़ समझ लो, ये पौधे को उगाने से पहले सीड डालने का काम करते हैं, बीज बोने का काम करते हैं ऐसे केसेस। क्यों? जस्ट बिकॉज वैल्यूज़ नहीं है हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों की वजह से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बात करी गई थी कि इंडिया जैसी सोसाइटी में वैल्यू एजुकेशन को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा हमें, अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी। क्यों? जैसा कि हमने सारे ये रीजंस डिस्कस कर लिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है उसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होने लगी है। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे पीस जो है वो वैल्यू एज ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन रेस है वो ख़तरे में है। उसके बाद मैंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का आपको पॉइंट बताया कि ये एरोड होने लगी है हमारी सोसाइटी से। फिर हमने ये बात करी थी कि बच्चों को वैल्यू सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में उनकी लाइफ और भी ज़्यादा तेज़ होगी, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, और अगर वो अपने आप को अभी कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो जो मॉरल सिचुएशन जो फ्यूचर में वो बच्चे फेस करेंगे वो उसमें फ़ेल हो जाएंगे, और फेल होने का मतलब है सुसाइड कमिट करना, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पर ये है, ये ठीक नहीं है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट यूथ है स्पेशल प्रॉब्लम्स। उसने एल्डर्स के कंडक्ट को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये कह सकते हो कि आप इस लाइन को ऐसे लिख देना कि जो ट्रेडिशनल हमारी जो वैल्यूज़ है कि एल्डर्स की बातों को हम लोग आराम से सुनते थे, अब वो जो वैल्यू है वो एक तरीके से एरोड होने लगी है। अब हम लोग एल्डर्स की टीचिंग्स को मानते नहीं हैं, या हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। वी डू नॉट लिसन टू द गाइडलाइंस एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर शेयर बाय एल्डर्स टू अस।
तो हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है पॉलिटिकल लीडर्स को क्वेश्चन करने लगे हैं आजकल के यूथ, उनकी एक स्पेशल प्रॉब्लम है। अब ये डायमेंशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मतलब ये अच्छी नहीं है ना सुनने में। आप यूपीएससी का पेपर लिखोगे, ठीक है, तो अब ये बोलोगे उसमें कि आजकल के यूथ की इतनी ख़राब प्रॉब्लम है कि जो वैल्यूज़ जो प्रीच करते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनको हर एक यूथ क्वेश्चन करता रहता है। ये ठीक नहीं है लाइन, ये यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्यों लिख दी, गलत है ये लाइन। पॉलिटिकल एंगल नहीं देना हमें किसी भी उसके अंदर, ठीक है। अब पॉलिटिकल लीडर को क्यों क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या गलत बात है उसमें करने से, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एल्डर, मतलब पॉलिटिकल लीडर हमसे मतलब बड़ा है तो वो कुछ भी पॉलिसी करे मतलब वो ठीक ले रहे हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, मतलब वो एक्सपीरियंसड है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। दुनिया क्रिटिसाइज़ करती है पॉलिटिकल लीडर्स को, उनके एक्शंस को, उनकी पॉलिसीज़ को, और जब बात फेवर करने की आती है तो फेवर भी करा जाता है उनको। तो ये पॉइंट तो गलत है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। आप सिर्फ इसमें इतना लिखना, पॉलिटिकल लीडर वाला पॉइंट हटा दो। आजकल के जो यूथ हैं वो एल्डर्स की बात को नहीं सुनते हैं, टीचिंग्स और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनसे मुंह फेर लेते हैं, जैसा कि हमने इमेजेस में अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और ये एक तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का लॉस्ट होने वाली बात है। अब हम लोग लास्ट बात इसकी भी कर लेते हैं। 1986 की जो पॉलिसी में वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई थी, तो ये 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है ये है क्या? सबसे पहले तो आप ये जानो, इस पॉलिसी को जनवरी 1985 के आसपास बनाया गया था। इम्प्लीमेंट हुई थी ये पॉलिसी 1986 में। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने ही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को अनाउंस करा था। कौन से महीने में? मई 1986 के महीने में। इस पॉलिसी में बोला क्या गया? इस पॉलिसी में स्पेशल इम्पोर्टेंस दी गई ताकि चाहे कोई पर्सन जनरल कैटेगरी से हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी कलर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ का, उनके बीच में हमारी सोसाइटी में वेरियस कम्युनिटीज़ में जो एजुकेशन में डिस्पैरिटीज़ चलती है ना, मतलब कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो आराम से स्कूल्स वगैरह जा पाते हैं, और कुछ जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं एजुकेशन उनकी लाइफ से बहुत दूर है। तो ये जो डिवाइड है ना दोनों के बीच में, कि इनको स्कूल और एजुकेशन में एक्सेस मिलती है और इनको नहीं मिल पाती है वेरियस रीजंस की वजह से, तो इस गैप को, ये जो लाइन है इसको हमें मिटाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एम तो इसका यही था कि एजुकेशन के मामले से सोसाइटी में जितनी भी डिस्पैरिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं उसको रिमूव करा जा सके और हर किसी को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल इम्पोर्टेंस इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दी गई थी। इंडियन वीमेन एक्सेस कर सकें एजुकेशन सिस्टम को, एसटी कम्युनिटीज़ एंड एससी कम्युनिटीज़, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है सोशल इंटीग्रेशन को अटेन करने के लिए, मतलब हर एक सोसाइटी की जो कम्युनिटीज़ हैं वो एजुकेटेड हो सकें, इसके लिए इस पॉलिसी ने जो स्कॉलरशिप स्कीम्स थी उसको एक्सपेंड करा। एडल्ट एजुकेशन पे फोकस करा कि मतलब आपकी एज निकल गई लेकिन आप एक टाइम पे एजुकेशन लेना चाहते थे तो आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, नो मैटर आप 30 ईयर्स के हो, आप 40 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के हो। एज के फैक्टर को हटा दिया गया एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। तो स्कॉलरशिप को एक्सपेंड करने की बात करेगी, एडल्ट एजुकेशन पे फोकस करा गया। ये भी बोला गया कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से ज़्यादा टीचर्स को रिक्रूट करा जाएगा ताकि जो एससी कम्युनिटी हैं वो एज अ स्टूडेंट से प्रमोट ना हो बल्कि एज अ टीचर्स भी एसटी कम्युनिटीज़ को प्रमोट करा जा सके, ठीक है। इंसेंटिव दिया गया पुअर फैमिलीज़ को ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें रेगुलरली, ताकि एनरोलमेंट रेशियो है जो वो बढ़े। नए नए इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट हुई, ठीक है, और हाउसिंग और सर्विसेज की भी व्यवस्था करी गई इस स्कूल के मतलब इस एजुकेशन स्कीम के अंदर। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने जो अप्रोच अपनाई वो अप्रोच थी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन। मतलब वही वाली बात कि प्लांट अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्लांट पे अगर आपने ज़्यादा ध्यान दिया तो जो फ्रूट्स आपको मिलेंगे ना बाद में उससे, वो बहुत ज़्यादा मीठे होंगे। तो मतलब इसका लॉजिक यही है कि जो शुरू की एजुकेशन है बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन, उस पर बहुत फोकस करा गया
चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाते हुए इसी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में एक ऑपरेशन लॉन्च करा गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या एम करा गया? इसका एम था प्राइमरी स्कूल्स को प्रमोट करना पूरी कंट्री में, ताकि प्राइमरी एजुकेशन जो हो उसमें किसी तरह की कमी ना रहे। ठीक है, जड़ अगर मजबूत होगी तो पौधा भी उतनी ही अच्छा होगा और वो फल भी उतनी अच्छी ही देगा, फ्रूट्स भी उतने अच्छे ही देगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल्स और प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करा गया। फिर 1985 में इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये उस टाइम की हमारे इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। तो इस पॉलिसी में ये बोला गया कि ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम भी मेन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनेगा। मतलब अब इस टाइम पे ये बोला गया कि इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी जो है, अगर उससे कोई ओपन कोर्स करता है और उसको वहाँ से कोई डिग्री मिलती है तो वो डिग्री भी जो रेगुलरली कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी जा रहा है उसके बराबर ही उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कोई एजुकेशन को अगर परस्यू करना चाहता है तो इस स्कीम में उसके लिए भी बात करेगी। ठीक है, दूसरा, इस स्कीम में पहली बार इंडिया में रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल पे फोकस करा गया कि अभी तक यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अगर एडमिशन लोगों को चाहिए होता था तो वो अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा भागते थे, क्योंकि गांव वगैरह में जो रूरल एरिया से उसमें तो यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में ये बोला गया कि हम लोग रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल के ऊपर भी फोकस करेंगे। और ये रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था? ये महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये बोलते थे कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए हमेशा ग्रास रूट लेवल से। मतलब विलेज लेवल से पहले आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, आप पहले सबसे पहले विलेज एरिया से उनको स्टार्ट करो। जब विलेजेस मजबूत हो जाएंगे तो स्टेट लेवल पे जो स्कीम है वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी और अल्टीमेटली यूनियन लेवल पे सबका, पूरे देश का फ़ायदा हो जाएगा। ग्रास रूट लेवल से अगर आपने एक तरीके से जो स्कीम है उनका फ़ायदा सबको पहुंचाया है, सभी सेक्शंस को। ठीक है, वही बात है कि अगर बेस मजबूत होगा तो जो टॉप मोस्ट बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो भी मजबूत होगा। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर होता क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच हम लोग अपनाते हैं। महात्मा गांधी कहते थे हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करी गई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ये एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि ऑलमोस्ट 6% टोटल जीडीपी का 1986 में एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च करा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही रिमार्केबल पॉलिसी थी ये। 6% जीडीपी एजुकेशन सेक्टर में बहुत होती है। ठीक है, और कम से कम 6% ऑफ जीडीपी, जो ओवरऑल हमारी कंट्री की टोटल जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन सेक्टर पे लगाने की बात करी गई थी। कि इन सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च करते हुए इन 1986 कौन सी पॉलिसी थी वो? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मई 1986 में इसको लॉन्च करा गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, पहले हम लोग ओवरऑल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, फिर जो हमारा कोर डिमांड थी क्वेश्चन की कि इंडियन सोसाइटी जो वेरियस चैलेंजेस फेस कर रही है उसमें वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से हेल्प कर सकती है इंडियन सोसाइटी की। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट राइटर यहाँ पर ये बताते हैं कि स्कूल में जो एजुकेशन जो मिलती है, जो टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन होती है, वो तो देखो रटवाकर बच्चे को सिखाई जा सकती है, लेकिन वैल्यू एजुकेशन रियल सेंस में एजुकेशन है, ये एक ट्रू लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, ट्रू लर्निंग प्रोसेस ये कैसे है? क्योंकि ये स्टूडेंट्स की हेल्प करती है वैल्यू एजुकेशन दुनियादारी के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। रियल वर्ल्ड में जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ, उसको पर्सन समझ सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, और कोई भी ऐसी अनफेमिलियर सिचुएशन अगर सामने आ जाए, ठीक है, अनफेमिलियर सिचुएशन का मतलब क्या है? ऐसी सिचुएशन जिससे टैकल करने के बारे में आज से पहले आपको पता नहीं था,
उस मोमेंट में आपको खुद डिसाइड करना है कि उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा। उसको हम लोग कहते हैं अनफेमिलियर सिचुएशन। तो वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ये है, अगर पर्सन अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है तो सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, चाहे वो पर्सन के फेवर में हो चाहे पर्सन के फेवर में ना हो, लेकिन फिर भी पर्सन उस मोमेंट में एक अच्छा डिसीजन ले सकता है जिसकी वजह से पर्सन की वैल्यूज़ भी नहीं होंगी और वैल्यूज़ ना होने की वजह से उसको किसी तरीके का हार्म नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो वैल्यू एजुकेशन की जो लर्निंग है ये रटवाई नहीं जा सकती। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रोट लर्निंग। जैसे टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन होती है, बुक्स तो आप रट लेते हो, लेकिन वैल्यूज़ रियल वर्ल्ड में आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलती हैं। जब इस तरीके की वैल्यू एजुकेशन को आप सीखते हो तो आप में बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे आप सीखते हो कि कैसे आपको सोसाइटी में दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, डाइवर्स सिचुएशंस में आपको रिएक्ट कैसे करना है, जिसको हमने कहा था अनफेमिलियर सिचुएशंस, और क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होती है। अच्छा, जब वर्ड आता है कई बार आपने सुना होगा क्रिटिकल थिंकिंग या थिंक क्रिटिकली, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी एक्सपीरियंस को खुद से आप ऑब्जर्व करो, उसे आप इंटरप्रेट करो, समझो उसे, अंडरस्टैंडिंग आपकी उसको लेकर होनी चाहिए, और फिर आप उस पर खुद का आपका ओपिनियन जो है वो डेवलप होना चाहिए, और लास्ट में आपकी एक उस इवेंट को लेकर, उस पर्सन को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर ओवरऑल एक जजमेंट होनी चाहिए आपकी खुद की। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस सोसाइटी में इसलिए होती है क्योंकि जनरली होता क्या है, बहुत सारे ओपिनियंस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे ऊपर थोपे गए होते हैं। हमें सिखाया गया होता है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है सोसाइटी की, इसी सोसाइटी की बाउंड्रीज़ में रहकर हमें बिहेव करना है और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। इसकी वजह से होता क्या है, हमारी जो इनोवेटिवनेस होती है या हमारा खुद का जो ओपिनियन होता है या जो जजमेंट होती है बहुत सारे टॉपिक्स पर, वो साइड में हो जाती है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से होता क्या है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे खुद का अपना एक सेल्फ बेस्ड ओपिनियन एक डेवलप करते हो। ठीक है। और वो ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होकर डेवलप नहीं होता। आपने खुद उस इवेंट को ऑब्जर्व करा था, उसको इंटरप्रेट करा था, उसको अंडरस्टैंड करा था, आपने उस इवेंट को एक्सप्लेन करा, फिर आपका उस पर एक ओपिनियन फॉर्म हुआ और एंड में जाके आपकी एक खुद की जजमेंट निकल कर आती है। तो इतना प्रोसेस जिसमें आपने सिर्फ अकेले पार्टिसिपेट करा, तो इसकी वजह से होता क्या है, आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होती है जो आपको सिर्फ एक फील्ड में नहीं, डाइवर्स फील्ड में हेल्प करती है। क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन, जैसा कि हमने बात करा, क्रिटिकल थिंकिंग भी एक तरीके से वैल्यूज़ को डेवलप करने का काम कर सकती है। कैसे? क्योंकि जब आपका खुद का एक ओपिनियन और एक जजमेंट होता है बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक के ऊपर, तो उसकी वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग निकल कर आती है। तो उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग में जब आप अपना उस इवेंट को जज करोगे ना, लास्ट में जब आप जजमेंट दोगे अपने ओपिनियन के बाद, तो उस तरीके से वैल्यूज़ कैसे डेवलप होंगी। आप सिचुएशन को देखो, फिर दो पैरामीटर्स पे देखोगे ना कि वो सिचुएशन गुड है या फिर बैड है, और गुड और बैड की एक तरीके से जजमेंट करना वो मोरालिटी और वैल्यूज़ की डायमेंशन में ही तो आता है। ठीक है। तो फिर होगा क्या, सोसाइटी ने क्या अच्छा और क्या बुरा बना रखा है, उससे आपका ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये आपने अपना ओपिनियन सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए खुद डेवलप करा था, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी वैल्यू डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट, राइटर हमें बोलते हैं कि जो एजुकेशन होती है वो क्लासरूम और स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती है। राइटर के अकॉर्डिंग ट्रू टर्म्स में अगर आपको एजुकेशन को डिफाइन करना है तो वो कुछ इस तरीके से होती है। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे पर्सन एक विजडम अटेन करता है। विजडम का मतलब देखो यही होता है, एक खुद की अंडरस्टैंडिंग अटेन करना अपने खुद के एक्सपीरियंस और खुद की अप्लाइड करी हुई नॉलेज के बेसिस पे, तब पर्सन बनता है मतलब उस पर्सन को हम लोग कहते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ होल्डिंग विजडम। ठीक है।
तो डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस में जब एक पर्सन एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और विजडम को अटेन करता है डिफरेंट चैनल्स की वजह से, और यहाँ पर चैनल्स का मतलब क्या है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की मदद से, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मीडिया, कुछ भी हो सकता है वो। ये राइटर के हिसाब से रियल टर्म्स में एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि ऐसी एजुकेशन जो एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपके बेस्ड है, नॉलेज के ऊपर आपके बेस्ड है, जो आपको विजडम अटेन करवाने में हेल्प करवाएगी। तो ऐसी एजुकेशन के साथ आपको कुछ वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिकली आएंगी, जबकि क्लासरूम एजुकेशन के साथ कोई गारंटी नहीं होता कि आप वैल्यूज़ कोई डेवलप करोगे या फिर नहीं करोगे। तो ऊपर वाले एजुकेशन के डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए राइटर नेक्स्ट पॉइंट को एलैबोरेट करते हुए कहते हैं कि एजुकेशन, जैसा कि हमने बात करी, एक्सपीरियंसेस से बनती है, और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये फॉर्मेटिव और एडिटिव इफ़ेक्ट पैदा करते हैं इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर। देखो, फॉर्मेटिव कोई भी चीज़ क्या होती है जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। आप हो सकता है टेक्स्ट बुक में लिखी हुई कोई भी चीज़ आप भूल जाओ, जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़े टाइम बाद भूल जाओ अगर आप रिवाइज ना करो, लेकिन एक्सपीरियंस हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा करें। और जनरली एक्सपीरियंसेस बहुत हमारे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हम लोग उनको पूरी लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूलते हैं। तो एक्सपीरियंस जो होगी ना ट्रू एजुकेशन की, वो एक ऐसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स पैदा करेंगे। और एडिटिव का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप कंट्रीब्यूट करते रहते हो किसी एक बड़े गोल को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जिसको राइटर बोलते हैं ये जो एक्सपीरियंसेस होना है यही ट्रू एजुकेशन है। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस वेस्टफुल एक्सपीरियंसेस नहीं होने चाहिए। हर एक्सपीरियंस के साथ आपको कोई ना कोई वैल्यू डेवलप करनी है। तो ये जो वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे तो उसी के हिसाब से आपकी वैल्यूज़ में कंट्रीब्यूशन होगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग होंगी आपकी लाइफ के साथ। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, इससे आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और ये जो पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हुई है, जो कि पर्सनैलिटी वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, तो ये सिर्फ सोशल चेंज लाने में सोसाइटी में उसमें हेल्प नहीं करेगी, बल्कि एक तरीके से जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो नेशनल डेवलपमेंट में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ऐसा पर्सन अगर फ्यूचर में टॉप मोस्ट किसी पोजीशन पे अगर वो चला जाता है, वो सीएम है, वो आईएएस ऑफिसर है, वो आईपीएस है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, तो ऐसा पर्सन कभी भी अपनी वैल्यूज़ को नहीं खोएगा। और जो नेशनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में जो वैल्यूज़ हैं, जो पर्सन को होल्ड करके रखनी चाहिए, चाहे पर्सन किसी भी पोजीशन पे है देश में, तो वो वैल्यूज़ हमेशा उस पर्सन के साथ रहेंगे। अब सोचो, ये तो सिर्फ एक पर्सन की बात थी। हर एक पर्सन को वैल्यू एजुकेशन अगर ऐसे दी जाए तो ओवरऑल, जैसे इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल 150 करोड़ की आबादी वाले देश में, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इतना फिगर मान लो, सबको अगर ऐसी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिले तो नेशनल डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो सकता है, अलॉन्ग विद होल्डिंग ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज़ को साथ लेकर चलते हुए सारे के सारे जो इंडियंस हैं वो नेशनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी के साथ सोशल चेंज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसके बाद राइटर बोलते हैं, ये वाला पॉइंट तो देखो रिपीटेड एक तरीके से, राइटर ये बोलते हैं कि वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस ना होकर ब्रॉडर फोकस हर एक कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट पे होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट से, जैसे इंडिविजुअल जो है अल्टीमेटली वो नेशन में ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट एक बड़ा ऑब्जेक्टिव बन गया है अब, जिसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं। तो अगर आप वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हो तो नेशनल डेवलपमेंट इंश्योर हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल जो होगा वो वैल्यू बेस्ड अपनी डेवलपमेंट करेगा, वैल्यू के ऊपर बेस्ड अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, जिसकी वजह से पूरे देश में ऐसी नेशनल डेवलपमेंट होगी जो वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होगी।
लास्ट पॉइंट फिर से रिपीटेड है ऊपर वाले पॉइंट का ही, कि जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो जाती है तो एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इमर्ज होकर आता है जिसमें पर्सन जो होता है वो अपने फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट या फिर एडजस्ट करना सीख जाता है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना कि एजुकेशन जो वैसे भी जो वैल्यू एजुकेशन मानी जाती है वो स्कूल तक लिमिटेड नहीं मानी जाती है, वो अनफेमिलियर सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आते हैं तो उनसे आपको एडजस्ट करवाने के लिए वैल्यू एजुकेशन आपकी हेल्प करती है। तो ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट इवन जो है आप ये काट सकते हो। तो ये तो हमने बात करी इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन की। उसके बाद राइटर ये बोलते हैं इस तरह की वैल्यू एजुकेशन जो ऊपर डिस्कस करी गई है अगर ये प्रमोट करी जाती है पूरी कंट्री में तो इससे बच्चों के अंदर जो आने वाली जनरेशन होगी जब वो बड़े बनेंगे तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और डायलॉग की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो डेवलप होंगे। डायलॉग मतलब डिस्कशन करना हर एक टॉपिक के ऊपर, उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करना, और क्रिटिकल थिंकिंग हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है, कि आपका खुद का ओपिनियन, इन्फेरेंस, अंडरस्टैंडिंग वगैरह होकर बाद में आपका ओवरऑल जो खुद का अपना जजमेंट बनता है जिसकी वजह से आपकी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है वो इमर्ज होकर आती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। देखो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, दूसरे पर्सन की सिचुएशन को जैसा वो पर्सन फील कर रहा है खुद भी वैसे ही फील करना कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मेरे को कैसा लगता। तो वैल्यूज़ की वजह से एम्पैथी प्रमोट होती है, और एम्पैथी की वजह से क्या होता है जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं ना जो सोसाइटी के अंदर वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हर एक सोसाइटी में अगर हर एक पर्सन के पास एम्पैथी होगी तो जो इमोशनल पैरामीटर होता है ना सोसाइटी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सोसाइटी में एक दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा सोसाइटी के अंदर। और एम्पैथी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी सोसाइटी में एम्पैथी है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन की जो सिचुएशन है उसको फील कर पा रहा है, उसका दर्द महसूस कर पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि एक पूरी सोसाइटी में एक जो सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लोग आपस में कोऑपरेट करना सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डेवलप होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसी सोसाइटी बहुत पीसफुल सोसाइटी होती है जहाँ पर सभी इंडिविजुअल्स के अंदर एम्पैथी एज अ वैल्यू को प्रमोट करा जाए। उसके बाद तो देखो जनरल बात लिखी हुई है, इतना कुछ देखो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत लंबा टॉपिक हो गया है, दे रखा था इसलिए डिस्कस कर लिया कि जब वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करी जाएगी तो क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेवलप होगी, बच्चा क्वेश्चन करना सीखेगा। ऐसा जो फेस वैल्यू पे कोई भी जो चीज़ दे रखी होगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुद की उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक इन्फ्रेंस होगा, एक ओपिनियन होगा और ख़ुद की एक जजमेंट होगी। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वाली बातें यहाँ पर सारी बोली जाती हैं। और ऐसा इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं ये फ्यूचर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग ये बात करते हैं जो की डिमांड थी ना कि एक कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी जो नंबर ऑफ़ चैलेंजेस फेस कर रही है, तो वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है इंडियन सोसाइटी की उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी है हमारी वो बड़े सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, और उन चैलेंजेस का जो शेप है वो किस शेप में है, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे ग्लोबलाइजेशन, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट का डिग्रेड होना, वायलेंस और टेररिज्म होना, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की वजह से। इन सारे डायमेंशंस पर एक एक करके हम लोग जल्दी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है जब एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर अगर आप उसको कहो नेशन, वो वर्ल्ड में वेरियस कंट्रीज़ और नेशन से कनेक्टेड हो, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ये मानी जाती है कि यहाँ पर फ्लो होता है, मतलब एक चीज़ दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकती है, और जो फ्लो होता है वो किन डायमेंशंस का होता है? कल्चर का, पीपल का, लैंग्वेज का, कस्टम्स का, वैल्यूज़ का, एथिक्स का और टेक्नोलॉजी का, ठीक है। कल्चर, पीपल, वैल्यू, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इन सब का फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। सपोज़ करो ये हमारा इंडिया है जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो इंडिया का जो कल्चर, कस्टम्स या कोई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे नेशंस के लोगों को भी पता है कि इंडिया में किस तरीके का कल्चर, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो होती है। और सिमिलरली
हम भी दूसरी कंट्रीज़ से उसी वे में कनेक्टेड हैं, हम भी दूसरी कंट्रीज़ के वैल्यूज़, आइडियाज़, कल्चर्स, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स के बारे में जानते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन एक ये भी है कि दूसरे कल्चर्स जो एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को अच्छे लगते हैं, हम दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से। दूसरी कंट्री की बनी हुई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्रीज़ में, हमारे डेली यूज़ में काम आती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर और जो लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सबसे पहले हमारी कंट्री में तो नहीं बने थे, लेकिन आप और मैं जिस तरीके से अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप और मैं कनेक्टेड हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजी का मीडियम है। और टेक्नोलॉजी बाहर से हम लोगों ने इंपोर्ट करी थी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। क्वेश्चन एक ये थ्रो होता है हमारे पास कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा साबित हुआ है या फिर बुरा। बहुत सारी टर्म्स में ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी हमने बात करी, टेक्नोलॉजी का फ्लो होना, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी को अपनाना, जिसकी वजह से लाइफ कंफर्टेबल हमारी बनने लगी है, अलग अलग फूड हैबिट्स, कस्टम्स को फॉलो करना। दूसरी बात क्या है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस को, उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट देना सीख गए हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से हमें जो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा है वो है हमारी जो खुद की लोकल वैल्यूज़ है ना, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी इंडिया की जो लोकल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, लोकल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर एक तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से, ठीक है। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं वो डिक्लाइन हुई है, उसमें कमी आई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कैसे? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडियन इकॉनमी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री से कनेक्टेड तो हो गई है, उनके कस्टम्स और कल्चर को भी हमने अपना लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने लोकल कस्टम्स एंड कल्चर्स को भूलते हुए वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन की हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि अगर कोई वेस्टर्नाइज होना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है। देखो, हर एक कंट्री का खुद का एक कल्चर होता है, उस कल्चर के साथ कुछ अटैच्ड वैल्यूज़ होती हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं या कल्चरल एक्सपर्ट जो होते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, उनका मानना ये है कि ये जो वेस्टर्नाइज वर्ल्ड से ली हुई वैल्यूज़ और कस्टम्स और कल्चर जो हम उनका बोरो कर रहे हैं वो उनका कल्चर है, हमारा भी तो खुद का एक कल्चर है। तो हम लोग अपने कल्चर पे ना टिके होकर, अपनी वैल्यूज़ पे ना टिके होकर हम लोग इम्पोर्टेड वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फ्यूचर टाइम में एक तरीके से इंडिया की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो इंडिया की आइडेंटिटी है, ट्रेडिशनली हमारी जिन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो एक टाइम पीरियड के बाद सारी की सारी वैल्यूज़ डिक्लाइन हो जाएंगी और टोटली इंडिया के जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जो उनका वैल्यू सिस्टम है, वो एक इम्पोर्टेड तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब सब कुछ हमने कॉपी पेस्ट करा होगा, कुछ भी हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वो थी वो कुछ भी बचेगा नहीं एक टाइम आने के बाद। क्योंकि आप खुद देखो, वेस्टर्नाइज वर्ड होता है वो हमें कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे इस केस में क्या है कि हमारा ये जो ड्रेसिंग अटायर है, जो कंटेम्प्रेरी टाइम में हम लोगों ने अडॉप्ट करा हुआ है, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं जीन्स कल्चर, ठीक है। ये एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो यूज़ करी जाती है, जीन्स कल्चर। ये हमारे कल्चर का कभी भी पार्ट नहीं था। जीन्स इंडिया के एंशिएंट कल्चर का कभी भी पार्ट नहीं था। हमारा जो अटायर था, जो ड्रेसिंग स्टाइल थी, वो टोटली अलग थी। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो हमने वो अपने कल्चर में इंटीग्रेट कर ली, अडॉप्ट कर ली, बोरो कर ली हमने उनसे, वेस्टर्न वर्ल्ड से, ये पर्टिकुलर चीज़। इसकी वजह से होगा क्या, टोटल एक टाइम पे जो हमारी ड्रेसिंग सेंस है वो ऐसी बदल जाएगी। देखो, बात यहाँ पर सही और गलत की नहीं है, बात यहाँ पर ये है जो इंडिजिनस, जो खुद की हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यू तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुई, जो ड्रेसिंग स्टाइल की जो वैल्यू है हमारी,
और ये ड्रेसिंग स्टाइल की वैल्यू ट्रेडिशनल वैल्यू है, ये इरोड हो जाएगी ना एक टाइम पे, ठीक है। आजकल के टाइम में जैसे सपोज़ करो ये जो आपको कपल्स दिख रहे हैं, मान लो कि ये गुजराती कपल्स हैं, ठीक है। अब इनका अटायर ये है, लेकिन अब जो सारे गुजराती लोग हैं, जो आजकल के यूथ हैं 21st सेंचुरी के, वो इस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल अडॉप्ट करना सीखे हैं, तो एक टाइम के बाद तो कोई इस तरीके के कपड़े पहने का ही नहीं ना। एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं खुद का कल्चर अडॉप्ट करने से लोगों को शर्म आने लगेगी कि यार मैं ना बुरा दिखूंगा ऐसा अगर पहनूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जबकि वो यूथ ये भूल जाते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल कल्चर है, ये हमारा ओरिजिनल ट्रेडिशनल कल्चर है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इसको हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए और वेस्टर्न वर्ल्ड से बोरो ही वैल्यूज़ को हमें कम फॉलो करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अमेरिकन मूवीज़ में, वेस्टर्न मूवीज़ में इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर्सनल फ्रीडम को उधर उन मूवीज़ में ऐसे प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है, इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर पर्सनल फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर्सनल लाइफ में चाहे फिर वो बच्चा हो या कोई भी हो, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब इस चक्कर में होने क्या लगा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो फैमिली सिस्टम है वो जनरली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, सब लोग मिलकर नहीं रहते हैं, कपल्स और उनके जो बच्चे हैं, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। ट्रेडिशनल जो हमारा फैमिली सिस्टम है इंडिया का, वो क्या है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के दादा दादी भी आपके साथ रहेंगे और भी अगर चाचा चाची जो लोग हैं, मतलब एक परिवार में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, अलग अलग रिश्तेदार सब लोग एक साथ रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्नाइज वर्ल्ड की तरफ हम लोग अट्रैक्टेड हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर पर्सनल फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहकर हमारा जो फ्रीडम है या हमारी जो लिबर्टी है वो उसमें गिरावट आई है एक तरीके से। तो हम लोग भी इसी की तरफ एम करते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हमारा होना चाहिए, ठीक है। और ये और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट करने से होता क्या है, इसमें भी एक तरीके से हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है उसका डिक्लाइन है। कैसे, जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो रिश्ते हैं वो टूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसी फैमिली की तरफ मूव करते हो फिर जो इंटरेक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जो एक सोशल सपोर्ट सिस्टम जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अब आपका क्योंकि इंटरेक्शन अपने रिलेटिव से बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, दादा दादी आपसे दूर रह रहे हैं, ठीक है, तो हर कोई अलग हो जाएगा और जो एक सपोर्ट सिस्टम जो इंडियन फैमिलीज़ में देखने को मिलता था उसमें बहुत एक गिरावट देखने को मिली है, एक डिक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले के टाइम में जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उसमें जो नमस्ते करना जो है, आप हाथ जोड़ के जो दूसरों को नमस्ते करते हो वो एक हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू मानी जाती है इंडियन सोसाइटी के अंदर। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, वो हाथ मिलाते हैं और जो हैंडशेक का एक जो कल्चर स्टार्ट हो गया है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज स्टार्ट हुआ है। मतलब पहले चलो आपके साथ का कोई पर्सन है जो आपकी एज का है, उससे तो आप हैंडशेक करो वो समझ में आता है, लेकिन आजकल के जो यूथ हैं वो कई बार एल्डर से भी हैंडशेक करते हैं, ठीक है, नमस्ते करने में उनको शर्म आती है। दूसरा, जैसे नमस्ते इन द सेंस कि आप ये इसको इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो कि आजकल के यूथ को जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उस चीज़ में फॉलो करने में उनको शर्म आने लगी है। जैसे पैर छूना, एल्डर्स के पैर छूना, हमारे कल्चर में पैर छूना आप जानते हो कि एक ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, लेकिन आजकल लोग पैर छूकर भी पैर नहीं छूते हैं, घुटने तक उनके हाथ आते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई लोगों को, या आप खुद भी ऐसे हो गए, ठीक है। और ये भी एक ट्रेडिशनल वैल्यू है हमारी इंडियन सोसाइटी की जिसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर क्या है, जैसे बच्चे जो हैं वो आउटडोर गेम ज़्यादा खेलते थे पहले, ठीक है, लेकिन वेस्टर्नाइज वर्ल्ड से हम लोग क्योंकि इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये जो एक तरीके से जैसे मान लो कि एक ये जो पबजी कल्चर जो एक ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मतलब एक ये वर्ड है, मतलब डायमेंशन है कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कि पबजी कल्चर, लोग अब लैपटॉप्स और टीवी के आगे बैठना या फ़ोन्स को चलाना या सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना
ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जबकि हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम था इंडिया के कल्चर का, वो ये बोलता था बाहर ज़्यादा हमें खेलना चाहिए, घर पे टाइम कम स्पेंड करना चाहिए हमें खेलने के लिए। खेलना हमेशा इंडिया के ट्रेडिशन में घर के बाहर माना जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग अगर बाहर जाते भी हैं, घर से बोल के जा रहे हैं कि खेलने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे फ्रेंड के पास खुद का एक फ़ोन है, हमारे पास खुद का एक फ़ोन है, बात भी कर रहे हैं लेकिन अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और नाम हो जाता है कि खेलने गए थे। एक नई डिमेंशन देखो जिसने बिल्कुल आप एक कह सकते हो एक तरीके से हद मचा कर रख दी। पिज़्ज़ा हमारे एक फूड कस्टम्स का कभी भी पार्ट नहीं था। पिज़्ज़ा वॉज नॉट ट्रेडिशनली अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। चलो हमने पिज़्ज़ा को एज अ फूड हैबिट एक्सेप्ट करा, एक वेस्टर्न वर्ल्ड के फूड आइटम को हमने अपने इंडियन कल्चर में एक्सेप्टेंस दी, लेकिन नवरात्रि जैसा जो इतना एक पायस और पवित्र फेस्टिवल माना जाता है, तो वहाँ पर भी एक इस वेस्टर्न वर्ल्ड के फूड आइटम्स को प्रमोट करने के लिए आजकल देखो क्या आने लगा है, नवरात्रे पिज़्ज़ा स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आपको इस तरीके के एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट करा जाता है कि इस पिज़्ज़ा में देयर इज़ नो अनियन, नो गार्लिक, नो कॉमन सॉल्ट, तो आपका जो व्रत है वो भी चलता रहेगा और साथ में आप पिज़्ज़ा भी एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब ये कोई हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है कि हम कहीं रेस्टोरेंट में जाकर कहीं से ऑर्डर करवा कर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एक वेस्टर्न वर्ल्ड के फूड आइटम को ऑर्डर कर रहे हैं, और साइड बाय साइड जो इतना एक पायस मानने वाले जो दिन होते हैं नवरात्रि के दिन, इंडिया के हिंदू रिलीजन के कस्टम्स में इन दिनों को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, लेकिन फिर भी एक वेस्टर्नाइज वर्ल्ड को हमने अपने इंडियन कल्चर के रिलीजियस ट्रेडिशन से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि हमारी किस तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ डिक्लाइन हुई है। और ये जो फास्ट फूड को फॉलो करने की जो एक ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ है ना, इसके लिए एक स्पेशल टर्म बोली जाती है जो ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं। टर्म इसके लिए जो यूज़ करी जाती है उसका नाम है मैकडोनल्डाइजेशन वर्ल्ड या फिर मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब मैकडोनल्डाइजेशन तो देखो किसी भी सोसाइटी का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैकडोनल्डाइजेशन के कंसेप्ट में ये माना जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कल्चर से लोग अगर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं तो वो है अमेरिकन कल्चर, ठीक है। और अमेरिकन कल्चर का एक कोर कंपोनेंट है मैकडोनल्ड। तो जैसे हमारी एनसीईआरटी है ना जो 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें एक चैप्टर है यूएसए की हेजेमनी के ऊपर। तो उसमें बताया हुआ है कि यूएसए कैसे अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके वर्ल्ड के कल्चर को होमोजेनाइज करता चला जा रहा है। होमोजेनाइज करने का क्या मतलब है, जो अमेरिका का कल्चर है ऑल ओवर द वर्ल्ड वही कल्चर अपनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का जो कल्चर है वो होमोजेनाइज हो गया, सिमिलर सेम कल्चर हो गया पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड का। आजकल हर किसी को अगर आप चॉइस दो एक छोटे बच्चे को कि घर पे डिनर तुम करना पसंद करोगे या फिर हम तुम्हें मैकडोनल्ड्स लेकर चलें, तो ज़्यादातर बच्चों की चॉइस मैकडोनल्ड्स ही होगी। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है कि सब लोग साथ में बैठ कर डिनर करें या वो करें। फास्ट फूड आइटम तो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू कल्चर का कोई पार्ट ही नहीं था। हमारे जो ट्रेडिशनली जो हमारे लोग थे इंडियन कल्चर में वो फास्ट फूड जैसी कोई चीज़ जानते ही नहीं थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो एक डाइनिंग हैबिट्स है, आप कह सकते हो डाइनिंग मैनर्स जो हैं हमारे डिनर करने के, खाना खाने के, साथ में खाना खाते हुए सबके साथ बात करने के और टाइम स्पेंड करने के, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक गिरावट देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की जो इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है और जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो वो है मटीरियलिज्म का कल्चर। क्या होता है ये मटीरियलिज्म? मटीरियलिज्म एक ऐसी बिलीफ सिस्टम होती है पर्सन की जिसमें पर्सन ये मानता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मैं इकट्ठे कर सकता हूँ और जितनी ज़्यादा मटेरियल पोजीशन मेरे पास होगी, महंगी महंगी कार होगी, अच्छा घर होगा, लाइफस्टाइल जितनी ज़्यादा मेरी एक आप कह सकते हो हाई लेवल पर होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा जितना अच्छा होगा, तो वो रीज़न बनेगा लाइफ में मेरी हैप्पीनेस का। मतलब मेरी हैप्पीनेस पैसों और मटेरियल वेलबींग की टर्म्स में सबसे ज़्यादा इंश्योर हो सकती है। लेकिन अब आप कनेक्ट करो
क्या मटेरियलिज्म को फॉलो करते हुए इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हम लाइफ टाइम जोड़ने की एक आप कह सकते हो होड़ में लगे रहते हैं, जिसमें हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते चले जा रहे हैं, सोशल रिलेशंस को साइड करते हुए चले जा रहे हैं, किसी और के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम सुनने तक का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे साथ भी वो चीज़ बैकफायर हो रही है ना। फिर सब लोग अगर मटेरियलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करना और मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठा करना अगर सबकी लाइफ का एक सोल एम बन जाएगा, तो हर एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से, सोशल रिलेशन से और अपने आप से दूर होता हुआ चला जाएगा। और आप एक चीज़ देखो, इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारे जो पर्सन्स हैं इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ वो बिताते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनको और चाहिए, उस और के चक्कर में ना, मोर के चक्कर में पर्सन हैप्पी नहीं है और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को दूर करते चले जा रहे हैं। पर्सन को अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में भी रियलाइजमेंट नहीं है, ठीक है, कि मैं इतना कुछ क्यों जोड़ रहा हूँ, मेरी लाइफ का सोल पर्पस है क्या, इतना जोड़ के मैं करूँगा क्या। एक सेकंड रुक कर पर्सन को अपने बारे में सोचने तक की सब्र नहीं है, पर्सन को बस इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है मटेरियलिज्म की। लेकिन मटेरियलिज्म जो है ये एक प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी की, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये बोला जाता है कि सोशल रिलेशंस को साइडलाइन करते हुए अगर आपको सक्सेस मिल भी गई तो उस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक दिन अकेले रह जाओगे, आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मटेरियलिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू डिक्लाइन हुई है। तो समझ गए आप मटेरियलिज्म की वजह से हमारी कैसी वैल्यूज़ डिक्लाइन हुई है, सोशल रिलेशंस को फॉलो करने की, सबको साथ लेकर चलने की, सबके साथ टाइम स्पेंड करने की, दूसरों की प्रॉब्लम सुनने की और अपनी बातें शेयर करने की भी। टाइम स्पेंड जब आप कर ही नहीं रहे हो तो सोशल रिलेशंस कैसे डेवलप हो जाएंगे। और टाइम स्पेंड आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर इन द रेस टू कलेक्ट मनी एंड पोजेस ऑल द थिंग्स विच कैन गिव यू अ कंफर्टेबल लाइफ, बट एक्चुअली पर्सन उस चीज़ में भी हैप्पी फील नहीं करता, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, बहुत अमीर लोग भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों सुसाइड क्यों करता है पर्सन, वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता। तो जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं देखने में, सुनने में, कलेक्ट करने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियल सेंस में जो अंदर से हैप्पीनेस निकलती है वो नहीं दे सकती, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। इंडियन सोसाइटी की थर्ड प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज़ डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही हैं वो है कंज्यूमरिज्म। मटेरियलिज्म से मिलता जुलता ही कंसेप्ट है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, इस कंसेप्ट में ये बोला जाता है कि शॉपिंग करना और कंज्यूमर गुड्स को कलेक्ट करना एक सोशली डिज़ायरेबल चीज़ है। ये आपको एक सोसाइटी में आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कई लोग बोर हो जाते हैं घर पे, तो बोरियत को मिटाने के लिए उनका कहना क्या होता है कि चलो यार आज कुछ थोड़ी सी ना शॉपिंग ही कराते हैं हम कहीं बाहर जाकर। प्रॉब्लम शॉपिंग करने में नहीं है, रियल प्रॉब्लम पर्सन को तब फेस करनी पड़ती है कि शॉपिंग करना क्योंकि एक सोशली डिज़ायरेबल चीज़ एक माना जाता है, तो पर्सन को उन आइटम्स की, उन चीज़ों की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। लेने एक आइटम गया होता है पर्सन, ले आता है 10 आइटम। क्यों, क्योंकि मार्केट में इतना कुछ है अट्रैक्टिव और आपके पास एक अफोर्डेबिलिटी है उन चीज़ों को ख़रीदने की, और दिखावट का ज़माना, ठीक है, आपको शो ऑफ करने का जो शौक़ है। तो एक तरीके से आप एक चीज़ कह सकते हो कि ये जो कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी है ये एक शो ऑफ की टेंडेंसी पर्सन के अंदर पैदा करती है, जिसमें पर्सन को चाहे चीज़ों की ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन वो ओवर स्पेंडिंग कर देता है, ठीक है, उन चीज़ों की। तो फिर आप बताओ, जब ओवर स्पेंडिंग आप कर रहे हो चीज़ों को पाने के लिए, तो इस चीज़ में कौन सी इंडियन वैल्यू, हमारी ट्रेडिशनल जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होगी। हमें शुरू से हमारे जो बड़े होते हैं घर के वो यही सिखाते हैं कि पैसे को बचा के रखना चाहिए, बेफिजूल की खर्ची हमें अवॉइड करनी चाहिए, ज़रूरत के टाइम पे पैसे ही हमेशा काम आता है, इमरजेंसी के टाइम पे मनी की ज़रूरत होती है। तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, आप 8 रुपये खर्च कर लो कोई बात नहीं, लेकिन 2 रुपये बचाओ ज़रूर। तो बचाना ज़रूरी है। लेकिन हमारा हो क्या रहा है कि हम चाहे भले लोन लेके खर्च करें, लेकिन उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड होने की वजह से, जो कि एक वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की वजह से और उसको इंडियन मार्केट में फिट करने की वजह से ये टेंडेंसी हमारे अंदर आई है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदने के लिए
एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम उसकी तरफ एम करते हैं और उसी चक्कर में होता क्या है कि हम लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं। और जो सेविंग एज अ ट्रेडिशनल वैल्यू जो मानी जाती है कि मनी को सेव करके रखना है इमरजेंसी के टाइम के लिए, इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए, फैमिली में किसी भी तरह की कोई मे नॉट गॉड डू सो किसी की भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो उस टाइम पे पैसा बहुत काम आता है। लेकिन ये जो थिंकिंग है ये खो चुकी है इंडिया की सोसाइटी से बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म। फोर्थ प्रॉब्लम जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है और जिसकी वजह से अगेन हमारी वैल्यूज डिक्लाइन हुई है वो है एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन होना। अब जो एजुकेशन जो परस्यू करना चाहता है, ऐसा माना जाता है जिसके पास अगर पैसा है तो वही एजुकेशन को परस्यू कर सकता है। दूसरा डायमेंशन कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का ये है कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब प्रॉफिट मेकिंग के इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बन गए हैं रेदर देन एजुकेशन को बांटना बच्चों के अंदर ताकि उनको एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स बनाया जा सके। ये अब स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एम नहीं रह गया है। उनका एम ये रह गया है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचना रेदर देन बच्चों को ट्रू सेंस में जो एजुकेशन जो उनको मिलनी चाहिए मनी को साइड रखते हुए, वो चीज़ अब इंडियन सोसाइटी से इरोड होने लगी है। तो आज के टाइम में इंडियन सोसाइटी में मतलब ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो वही प्राप्त कर सकता है जिसकी जेब में पैसा हो। ठीक है, पैसा ना हो तो आप अपने गोल से, अपने एम से, बेसिक एजुकेशन भी पाने से अब आप दूर हो जाओगे क्योंकि एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे होने लगा है। आप खुद देख लो, आईएएस की कोचिंग के लिए, यूपीएससी की, या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 लाख तो मिनिमम फ़ीस होती है। अब हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि टैलेंट बहुत सारे लोगों में ऐसा है जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो खुद उन इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं उनसे वो जो टैलेंट है वो बहुत आगे है। ठीक है, मतलब अगर उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो कमाल करके रख दें। कई लोग कितनी सारी अटैम्प्ट्स देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मेहनत करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ी सी राइट गाइडेंस अगर मिल जाए और उनकी जेब में जस्ट बिकॉज पैसा नहीं होता तो इसलिए उनका जो टैलेंट रहता है वो साइड हो जाता है। और जबकि वो लोग, ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं कि जो एजुकेशन सच में परस्यू करना चाहते हैं, जो अपने गोल को परस्यू करना चाहते हैं, अपने एम तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जेब में पैसा ना होने की वजह से उनको राइट गाइडेंस, राइट कोचिंग, राइट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन होता है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो साइडलाइन होकर रह जाते हैं सोसाइटी में। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरह ज़िंदगी बिताते हैं, वो बितानी पड़ती है उनको, मतलब ये उनकी मजबूरी हो जाती है। अब आप बताओ इसकी वजह से कौन सी जो वैल्यू है ट्रेडिशनल हमारी वो डिक्लाइन हुई है। एजुकेशन कभी भी ट्रेडिशनली इंडिया में एक प्रॉफिट का बिजनेस नहीं माना जाता था। शुरू से हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन अगर कोई पाना चाहता है, कोई आपसे कोई राइट गाइडेंस और टीचिंग लेना चाहता है, पैसा उसके पास हो चाहे ना हो, वो गुरु दक्षिणा दे पाए चाहे ना दे पाए, आपको उसको एजुकेशन देनी चाहिए, राइट गाइडेंस देनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम में अगर आप किसी भी यूपीएससी के आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और आप कहो कि मेरी जेब में सर पैसा नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको बेस्ट रिजल्ट लाकर दिखाऊंगा, तो आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप एडमिशन लो, उनको कुछ नहीं लेना देना कि आप सिलेक्शन करके उनको दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, क्योंकि एक पूरी की इंडस्ट्री एक तरीके से जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, अब करोल बाग में आप देख लो, जितने फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए वो लोग कमा रहे हैं, टीचर वहाँ पर लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ठीक है, एक भी अगर स्टूडेंट उनके पास आ जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकता हो और जिसके पास कोई अप्रोच भी ना हो लगाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए वो उसकी हिम्मत वैसे ही टूट जाती है। उस पर्सन की आधी हिम्मत तो वहीं ख़त्म हो जाती है कि नहीं यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, शायद से आईएएस जितनी बड़ी चीज़ ना मेरे लिए नहीं बनी है। अब ये क्यों है? क्योंकि सोसाइटी ने सो कॉल्ड एक तरीके से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन स्टार्ट कर दिया है और आईएएस वगैरह जैसी चीज़ों को परस्यू करने के लिए एक ऐसी इमेज बनाई गई है सोसाइटी के अंदर कि आपकी जेब में लाख से 2 लाख रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो आप इस सपने के बारे में सोचो, वरना इसको त्याग दो।
फिफ्थ प्रॉब्लम जो इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जिस तरीके से पहले एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत तरीके के जो ट्रीज़ होते थे जैसे नीम, पीपल, बैनियन, बरगद का पेड़, उन सबको जो ट्रेडिशनली रिस्पेक्ट दी जाती थी रिलीजियस पर्पस के लिए, अब वो एक तरीके से वैल्यू वो डिक्लाइन हो गई है। इंसान अपनी कंफर्ट वेलबींग को मेंटेन करने के लिए, उस कंफर्ट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कोई भी पेड़ हो, चाहे वो नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, किसी भी चीज़ का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, जिनकी पहले पूजा होती थी, अब उनको डिफॉरेस्ट करा जाता है, उनको काटा जाता है। इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक और पर्सपेक्टिव हम लोग निकल सकता है। वो क्या है कि पहले ये माना जाता था क्योंकि इन्वायरमेंट से हम लोग इतने सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इन्वायरमेंट की वेलबींग की जिम्मेदारी अलग अलग तरीके के पेड़ एनवायरनमेंट में लगाना, अगर आप एक पेड़ को काट रहे हो तो 2 पेड़ को लगाना, वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना जहाँ पर आप प्लांट के सैपलिंग्स को लगाते हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो एनवायरनमेंट में इंसान पहले कंट्रीब्यूट करते थे, अब वो वैल्यूज़ एक तरीके से ख़त्म हो गई है। वन महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम होते हैं अब स्कूल वगैरह में उनको बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये भी एक तरीके से इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का डिक्लाइन होना है। बहुत सारी जगह पर इन्वायरमेंट अब एक क्लीन प्लेस भी नहीं रह गया है रहने के लिए। आप जो गंगा रिवर का जो शोर है, जो उसका किनारा है गंगा नदी के किनारे, आप वहाँ पर देखो कितनी गंदगी पड़ी रहती है, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च होने के बावजूद भी, इतने सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च होने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलती है। तो एक तरीके से जिन प्लेसेस को एनवायरनमेंट की, जिन चीज़ों को पहले रिलीजियस कंटेक्स्ट में रखते हुए इम्पोर्टेंस और जो रिस्पेक्ट दी जाती थी, अब वो रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस इंडियन सिस्टम से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। सिक्स्थ और सेवन्थ प्रॉब्लम को अगर हम लोग कंबाइन करके बोलें तो वो है टेररिज्म और वायलेंस का प्रमोट होना इंडिया की सोसाइटी में। और इस टेररिज्म और वायलेंस की वजह से पीस, शांति, जो एक ट्रेडिशनली हमेशा से इंडिया की सोसाइटी की एक ट्रेडिशनल वैल्यू मानी गई है, उस पीस का डिटेरियोरेशन होने लगा है, वो पीस डिक्लाइन होने लगा है एज अ वैल्यू सिस्टम। लास्ट प्रॉब्लम है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की, ठीक है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से आप क्या समझते हो जब ये टर्म आपके सामने आता है? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का देखो सिंपल सा मीनिंग ऐसा होता है, पर्सन एक ऐसा बिलीफ सिस्टम होल्ड करके रखता है, पर्सन की कुछ ऐसी कोर आइडियोलॉजीज़ उसके दिमाग में चलती हैं जिसमें पर्सन ये बिलीव करता है कि जो मेरा रिलीजन है वही सुपीरियर है, बाकी सारे जो रिलीजन है मेरे रिलीजन के कंपैरिजन में वो इन्फीरियर हैं। जो वैल्यूज़, जो टीचिंग्स मेरे रिलीजन में प्रमोट करी जाती हैं वो ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड की, हायर वैल्यू की वो वैल्यूज़ हैं, लेकिन दूसरे रिलीजन्स की जो टीचिंग्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है जितने मेरे रिलीजन की अच्छी होती हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, हर कोई अगर इस सोच के साथ हमारी जो सोसाइटी है उसमें चलने लगे कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है, दूसरों का रिलीजन इन्फीरियर है, तो इसकी वजह से कौन सी ट्रेडिशनल वैल्यू डिक्लाइन होगी इंडियन सोसाइटी में से? शुरू से हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू रही है इस कंटेक्स्ट में वो है एक्सेप्टेंस की वैल्यू। अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्मों के विचारों को एक्सेप्ट करना, उनकी बात सुनना, किसी की अच्छी बात अगर उसको लगे तो अपने रिलीजन में उसको शामिल करना, ठीक है। और हर किसी का ओपिनियन जो मैटर करता है, ये हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम की कोर वैल्यू है। लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की वजह से जब पर्सन अपने रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है और हर एक पर्सन की सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन की इसी तरीके से थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है कि मेरा रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है, तो सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे वॉयलेंस, दंगे प्रमोट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बेकसूरों की जानें भी चली जाती हैं। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी एक प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी की, जिसकी वजह से कोर वैल्यूज़ इंडिया में डिक्लाइन हो रही हैं। तो वैल्यू एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ये जो चल रही हैं, इनको सॉल्व करने में
वैल्यू एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है, क्योंकि स्कूल में बचपन से ही अगर बच्चे को वैल्यूज़ इनकलकेट करना सिखाया जाए और किस तरीके से वैल्यूज़ को प्रीच करना है, तो हमारी इंडियन सोसाइटी जो डिटेरियोरेट होने लगी है इन वैल्यूज़ के इन प्रॉब्लम्स की वजह से, जो वैल्यूज़ लॉस होने लगी है इंडियन सोसाइटी में से, उन वैल्यूज़ को रिवाइव करा जा सकता है। और जो करंट जनरेशन जो है, कंटेम्प्रेरी जनरेशन 21st सेंचुरी की, पुरानी जनरेशन जो वैल्यूज़ फॉलो करती थी, इस जनरेशन को भी वो वैल्यूज़ सिखाई जा सकती हैं। और उससे होगा क्या, इंडियन सोसाइटी एक अच्छी जगह बन जाएगी फिर से रहने के लिए, उन सब लोगों के लिए जो अलग अलग रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, कलर से हैं, जेंडर से बिलोंग करते हैं। सारे लोग मिलजुल कर आराम से पीसफुली रह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में बस यही चीज़ बोली जाती है कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसको एजुकेशन प्रोसेस का हमें सेंट्रल और कोर एस्पेक्ट बनाने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। डिस्कशन तो देखो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में हमने कंप्लीट करा, लेकिन आप ये भी सोचो कि हमने कितनी ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म्स में अलग अलग टर्म्स को हमने कंप्लीट करा। अब वैल्यूज़ के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, ये तो हमने सिर्फ वैल्यू एजुकेशन की बात करी थी, वैल्यूज़ के ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, और ये लेक्सिकन में जो हमारी बुक है उसमें से वैल्यूज़ के ऊपर अगर आपको जो जितना भी कंटेंट दे रखा है वो भी ऑटोमेटिकली हमारा कवर हो गया, और बहुत सारे अदर डायमेंशंस को हमने देखा जो बुक में दे भी नहीं रखे थे। तो इसी के साथ GS पेपर 4 जो इनसाइट्स के सिक्योर में अप्रैल 2020 में दे रखा है, उसका पहला टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।